ब्रह्मांड अनंत है, जो बिग बैंग के बाद करीब 13.8 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया और इसके बाद से इसका विस्तार होता गया। हजारों विशाल गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट और रहस्यमय ब्लैक होल्स की खोज के बाद भी हम मुश्किल से वहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन अब हम बेसब्री से उस एक खोज के होने का इंतजार कर रहे हैं, जो एक बड़े सवाल का जवाब दे सकता है कि क्या रहस्यों से भरे चैम्बर के अंदर जीवन का अस्तित्व है। आर्थर क्लार्क ने एक बार कहा कि मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड इंटेलिजेंट लाइफ से भरा है, इतने इंटेलिजेंट कि उन्हें पता है कि यहाँ आके उनका कोई फायदा नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि एलियंस वाकई में इतने इंटेलिजेंट हैं, जो जानबूझकर खुद को हमसे अनजान बनाकर रखे हुए हैं, या फिर सच में हम अकेले हैं? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी कई घटनाएं हुई जहां हम उनसे कांटेक्ट करने के बेहद करीब थे, लेकिन हो सकता है कि शायद हम उनके जितने एडवांस नहीं हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम वो नहीं समझ पा रहे जो वो हमसे कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आज हम आपको ऐसी ही 4 घटनाओं के बारे में बताने जा रही हैं जहां एक पल के लिए सच में हमें ऐसा लगा कि हमने उनसे फर्स्ट कांटेक्ट कर लिया। चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसे लेकर एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि ये ऐसी घटना है जिसे स्पेस में पहले कभी नहीं देखा गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक भयानक चीज खोजी जो पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष दूर से बार बार रेडियो सिग्नल्स भेज रहा था। ये दूरी हमसे वाकई बेहद करीब है। अब आप कहोगे कि ये कोई नई बात नहीं है, आपने अजीब रेडियो सिग्नल्स के मिलने के बारे में कई बार पढ़ा होगा, है ना? लेकिन इस बार ये अलग था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर नताशा हुर्ले वॉकर, जिन्होंने शोधकर्ताओं की टीम को लीड किया, ये सोचकर कि ये एलियन सिविलाइजेशन की खोज में एक बड़ी सफलता हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे ऑब्जर्वेशंस के दौरान ये चीज कुछ घंटों तक दिखाई देती और फिर गायब होती रही। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये एस्ट्रोनॉमर के लिए काफी डरावना था, क्योंकि आसमान में ऐसा कुछ नहीं था जो ऐसा करता हो। क्या ये वही पल था जब हमें आखिरकार ये पता चला कि सच्चाई हमारे सामने है? जैसे ही रहस्यमय चीज ब्रह्मांड के माध्यम से घूमती, ये हर 20 मिनट में एक विशाल रेडियो का विस्फोट करती, यानी सिर्फ 1 घंटे में 3 रेडियो का विस्फोट होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेज रेडियो बर्स्ट सुपर शॉर्ट रेडियो पल्स होते हैं, जो 1 मिलीसेकंड से 3 सेकंड तक चलते हैं। रिपीटिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट्स छोटी और एनर्जेटिक रेडियो तरंगे कई बार भेज चुका है, इससे पहले देखे गए किसी भी दूसरे स्रोत से अलग, जिसने सिर्फ एक बार एक विशाल विस्फोट रिलीज किया था। इसका सीधा सा मतलब है कि पहली बार शोधकर्ताओं ने एक ही स्रोत से आने वाले विस्फोट की सीरीज में एक पैटर्न को देखा। जब विस्फोट रिलीज हुए तो ये भयानक चीज रात के आकाश में सबसे चमकीली चीज में से एक लग रही थी। शोधकर्ताओं में से एक ने कहा, ये पल्सर बनने के लिए बहुत धीरे धीरे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एक चमकते सितारे के लिए बहुत चमकीला है। तो ये क्या है? घंटों की शोध और ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर हर्ले वॉकर ने राहत की सांस ली जब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने फ्रीक्वेंसीज की वाइड रेंज में स्रोत का पता लगा लिया है, यानी पैदा होने वाली पावर सिर्फ एक नेचुरल सोर्स से आ सकती है। ऐसे में ये आर्टिफिशियल तो नहीं और एलियंस तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशंस के बाद वैज्ञानिकों को लगता है कि ये एक सुपर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटर के साथ एक न्यूट्रॉन स्टार का या एक सफेद बौना सितारों के ढह गए कोर हो सकते हैं, लेकिन ये अभी भी एक ठोस स्टेटमेंट नहीं हो सकता और जाहिर तौर पर इस सवाल से इनकार भी नहीं करता है कि क्या ये एक दुर्लभ घटना थी, या क्या हम वाकई एलियन सिविलाइजेशन की खोज के करीब थे। दिन था 14 अक्टूबर 2017। एक अजीब सी सिगार के आकार की ब्रह्मांडीय चीज हमारे ग्रह के ऊपर से उड़ रही थी, जिसे देखने से पृथ्वी का हर टेलीस्कोप चूक गया।
ये किसी की नजर में नहीं आता अगर 5 दिन बाद उस रहस्यमय चीज को मनोआ में हवाई यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर ने तब स्पॉट नहीं किया होता जब ये पृथ्वी के पास से गुजरा। इस अजीब सी चीज को ओमुआमुआ नाम दिया गया, हमारे सौर मंडल का सफर करने वाली पहली इंटरस्टेलर चीज, या वैसा जैसा हमने इसके बारे में सोचा था। एस्ट्रोनॉमर्स के पास इस अजीब विजिटर का निरीक्षण करने के लिए सिर्फ 11 दिन थे, क्योंकि ये चौंकाने वाली स्पीड से बाहर निकल रही थी। जी हाँ, इसकी रफ्तार बेहद तेज थी और इसका ऑर्बिट भी। ये ऐसा था मानो ग्रेविटी के असर के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पीड उसे धक्का दे रही हो। इसके बाद 2 बातें जो साइंटिस्ट ने तय की। पहला, सूर्य से दूर इसका रहस्यमय एक्सेलरेशन, जिसके बारे में गहरी सोच के बाद ये समझना मुश्किल था कि आखिर ये किस चीज से बनी हो सकती है। और दूसरा, इसका अजीब शेप। कुछ अनुमान के मुताबिक ये जितनी चौड़ी थी उससे 10 गुना ये लंबी थी। तो क्या ये पहली ऐसी इंटरस्टेलर चीज थी जो हमारे सौर मंडल में घुसी, या क्या उनमें से कई हमारे स्टार सिस्टम में दुबक के बैठे हुए हैं, जिसमें से एक पहले से ही हमारी पृथ्वी के प्लेन साइड पर कहीं छुपा हुआ है। वैसे इसकी खोज के बाद से ओमुआमुआ दुनिया भर के वैज्ञानिकों, एस्ट्रोनॉमर्स और आम लोगों के लिए पहली और आकर्षण का स्रोत बना रहा है। ये मायावी चीज ने एक सस्पेक्टेड एलियन प्रोब के रूप में सुर्खियां बटोरी। एक अलग गैलेक्सी से आया एक एक्सप्लॉइट, या सिर्फ एक चट्टान, इसने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया। 2017 में इसकी खोज के बाद से हमने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा है, लेकिन एक बात तय है, ये तेजी से यात्रा कर रहा है, बहुत तेजी से। वास्तव में जब ओमुआमुआ पृथ्वी के करीब था, ये नासा के अनुसार 1,96,000 मील प्रति घंटे। इसके बावजूद लगभग 5 साल बाद ओमुआमुआ अभी बाहरी सौर मंडल को छोड़ रहा है। हर 24 घंटे में 28,32,000 मील से ज्यादा की दूरी तय करता हुआ ये फिलहाल प्लूटो के पास से गुजर रहा है। ये अगले 2 सालों तक इंटरस्टेलर स्पेस से पूरी तरह से बाहर नहीं होगा। 2017 में सूर्य के चारों ओर ओमुआमुआ के क्विक स्लिंगशॉट ने इस चीज को ऑब्जर्व और क्लासिफाई करना कठिन बना दिया। आज तक हम ओमुआमुआ को ऑफिशियली क्लासिफाई नहीं कर पाए, वो इसलिए क्योंकि हमें इसके बारे में सही से कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले हमने सोचा कि ये एक एस्टेरॉयड था, दूर के स्टार सिस्टम से आया चट्टान का एक बड़ा हिस्सा। फिर हमने सोचा कि ये एक धूमकेतु है, लेकिन अब साइंटिस्ट और शोधकर्ता निशब्द है। इसे लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, वो भी कुछ डेटा के आधार पर कि ये ब्रह्मांडीय मेहमान कौन था। क्या एस्ट्रोनॉमर्स के पास इसका पीछा करने और इसे पकड़ने की कोई योजना है, या हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए? सभी जोरदार शोधों और निष्कर्षों के बीच एकमात्र फैक्ट जो अविचलित करता रहा है वो ये है कि ये घटनाएं सैकड़ों सवालों को जन्म देती है। कुछ का सही जवाब दिया जाता है और कई बिना जवाब के रह जाते हैं। हमें आप लोगों के साथ इसी तरह की रोमांचक चीजें शेयर करना पसंद है, इसीलिए हम आपको बोनस के रूप में एक और अजीब उदाहरण देंगे। वैज्ञानिकों ने 2020 में एक संकेत का पता लगाया जो सीधे प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आ रहा था। अब तक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस में लगे वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध वाव सिग्नल को माना था, जिसका पहली बार 1977 में पता चला था, जो एक एलियन रेडियो सिग्नल का सबसे संभावित सबूत था। नए सिग्नल का पता लगाना अनोखा था। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रेकिंग थ्रू लिसन की मदद से पृथ्वी से परे सिविलाइजेशन के मजबूत सबूत ढूंढने के मकसद से सबसे बड़े साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम के तहत अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में सुपर शक्तिशाली पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप की मदद से सिग्नल का पता लगाया, जो अक्टूबर 2020 के आंकड़ों में पाया गया। नैरो बीम और इसकी फ्रीक्वेंसी में साफ बदलाव को ग्रह की मूवमेंट और स्पेस में जीवन के संभावित सबूत के उत्साहित वैज्ञानिकों के अनुरूप देखा गया। हालांकि बाद में निष्कर्षों ने दावा किया कि संकेत के लिए एक्सप्लेनेशन नॉर्मल था। सिग्नल की विशेषताएं आर्टिफिशियल थी, जिससे ये शक पैदा हो रहा था कि ये टेरेस्ट्रियल सोर्सेज स्पेस में सैटेलाइट के सामान्य रूप से एक एरर है। इसके अलावा ये तय किया गया था कि सिर्फ मानव तकनीक ही इस तरह के सिग्नल पैदा करती है। हमारे वाईफाई, सेल टावर्स,
जीपीएस, सैटेलाइट रेडियो ये सभी मिले सिग्नल्स की तरह है, जिससे मानव जनरेटेड टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस से सिग्नल्स को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक एलियन सिग्नल के रूप में सर्टिफाइड करने के लिए इसे स्क्रीनिंग फिल्टर की एक सीरीज से गुजरना होगा। इस खास सिग्नल ने वैज्ञानिकों को एक्साइटेड किया, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने कई फिल्टरों के माध्यम से सिग्नल जंप नहीं किया। इस सिग्नल को अब ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट्स 1 या BLC-1 के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। पिछले इतिहास को देखते हुए ये मुमकिन है कि BLC-1 एक टेरेस्ट्रियल सिग्नल हो सकता है। वैज्ञानिक बेहद इंटरेस्ट के साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अब तक वे सटीक सोर्स टेरेस्ट्रियल या अन्य की पहचान नहीं कर पाए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संकेत प्रॉक्सिमा सेंटोरी की स्पष्ट दिशा से आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तारा ही सोर्स है। ये टेलीस्कोप के 16 आर्क मिनट बीम विड्थ के भीतर कहीं से भी आ सकता है, जो हमारे नजरिए से आकाश में प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास हुआ हो। ये एक सिंपल सिग्नल भी महसूस होता है, सिर्फ एक आम आवाज, जिसमें बिल्कुल भी कोई अलग खास बात नहीं है। उम्मीद के मुताबिक सिग्नल पास तो हो रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये विपरीत दिशा में हो रहा है। ऐसे में ये फ्रीक्वेंसी नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर जा रहा है। अब तक दोबारा किसी सिग्नल का पता नहीं चला है, ठीक उसी तरह जैसे 1977 में वॉ सिग्नल के साथ हुआ था। अगर एक और सिग्नल मिलता है तो इससे वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि ये कहां से आया है। ये मुमकिन है कि सिग्नल प्रॉक्सिमा से बिल्कुल भी ना आया हो, लेकिन हो सकता है कि ये तारे के करीब किसी दूसरे सोर्स से आया हो, जो उस वक्त आसमान में टेलीस्कोप के बीम विड्थ के अंदर हो। तथ्य ये है कि 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन विंडो के दौरान 3 घंटे के वक्त में 5 बार इसका पता चला था। ये दिलचस्प और एक अच्छा संकेत है कि ये बाहरी अंतरिक्ष से आया था। हालांकि इसके स्रोत के कंफर्मेशन के लिए अभी और काम और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। BLC-1 वास्तव में एक पेचीदा खोज है और इसने वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स को गहरी चिंता में डाला है। और चूंकि ये अनोखा सिग्नल हमारे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा से आया है, इसीलिए इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या BLC-1 सिग्नल, जिसे वॉ 2020 नाम दिया गया है, हमारे लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से जुड़ी खबर लाएगा? ऐसा लगता है कोई 1890 के दशक से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर हमेशा की तरह धमाकेदार होने वाला है। ट्रांजिट मेथड ग्रहों का पता लगाने का एक तरीका है जो एस्ट्रोनॉमी में क्रांतिकारी साबित हुआ। जब ग्रह हमारे लाइन ऑफ साइट के रिलेटिव अपने मूल तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की कुछ रोशनी थोड़ी देर के लिए गायब होती है। ये एक्सोप्लैनेट को खोजने वालों को दूसरे ग्रहों की दुनिया ढूंढने में मदद करता है। अब तक हम हजारों सितारों के बारे में जानते हैं जिनके आसपास दुनिया है, जिनको ट्रांजिट द्वारा ढूंढा गया। उनमें से किसी में भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ हो, सिवाय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार के KIC 84628552, जो 1300 प्रकाश वर्ष दूर साइग्नस तारामंडल में मौजूद है। पहली नजर में ये तारा एक नॉर्मल पीले सफेद बौने जैसा दिखता है। एक बार जब हमने इसका निरीक्षण करना शुरू किया तो इसका टिमटिमाना बेहद रहस्यमय दिखा। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने पहली बार 2011 और 2013 के बीच कुछ देर के अंतर में तारे की चमक में रहस्यमय कमी देखी। आमतौर पर जब कोई प्लैनेट अपने तारे के आसपास चक्कर लगाता है तो तारे की चमक में रेगुलर दूरी पर कमी दिखती है। जब वीनस और मर्क्यूरी हमारे और सूर्य के बीच से सफर करते हैं, तब आप हमारे सौर मंडल के अंदर भी ट्रांजिट्स देख सकते हैं। अब ग्रह जुपिटर से बड़े नहीं होते। जब जुपिटर हमारे सूर्य के पास से गुजरता है, ये सूर्य की चमक को 1% तक कम कर देता है। हालांकि इस तारे की चमक में 22% तक का फर्क था। एक बड़ी चीज है जो इसकी परिक्रमा करती है और इसकी विशालता बताती है कि ये एक ग्रह नहीं हो सकता। और उससे भी चौंकाने वाली बात इसकी स्पीड और इसका अनियमित टिमटिमाना है। वैज्ञानिकों ने लगातार प्राकृतिक एक्सप्लेनेशन के लिए ये जानने की कोशिश की कि तारे के आसपास क्या हो रहा है। सिनेरियो 1,
धूमकेतु। किसी ने सुझाव दिया कि धूमकेतुओं की बौछार अजीब वजह हो सकती है, लेकिन ये तुरंत खारिज हुई क्योंकि तारे की चमक को कम करने के लिए हजारों धूमकेतुओं की जरूरत पड़ेगी, यानी सटीक होने के लिए 648,000 साल पहले के धूमकेतु। सेलार एक्सेलरेशन डिस्क नवजात सितारों के चारों ओर पाए जाते हैं क्योंकि ग्रह उनके चारों ओर बनने लगते हैं। हालांकि ये तारा स्टेलार एक्रिएशन डिस्क के किसी भी बचे हिस्से की परिक्रमा करने के लिए काफी पुराना माना जाता है, तो ना ग्रह, ना धूमकेतु और ना ही एक्सेलरेशन डिस्क। सिनेरियो 3, एलियन मेगा स्ट्रक्चर। बाकी की संभावनाओं के मुकाबले डायसन स्फीयर ज्यादा प्रकाश को ब्लॉक कर सकता है। ये बड़े और अनियमित टिमटिमाहट को भी बताता है। हालांकि वैज्ञानिकों को विश्वास है कि ये एलियन स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज प्रकाश के लिए पूरी तरह से धुंधली है, जैसे ग्रह और चांद तारों की परिक्रमा करते हैं। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने 4 अलग-अलग वेवलेंथ्स में ज्यादा इमेजेस को ऑब्जर्व किया और पाया कि कुछ वेवलेंथ्स पर टिमटिमाहट ज्यादा साफ था और बाकी पर कम तेज, कुछ ऐसा जो किसी भी सख्त चीज की सतह नहीं हो सकती। डेटा से पता चला कि प्रकाश के कई रंग अलग अलग तीव्रता पर ब्लॉक हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा, इसीलिए जो कुछ भी हमारे और तारे के बीच से गुजर रहा है, डायसन स्फीयर से जैसी उम्मीद है वो साफ नहीं। धूल के कण नीली रोशनी को ब्लॉक कर सकते हैं और लाल रंग की लाइट को सहूलियत के हिसाब से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप डायसन स्फीयर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? मानवता ने जब सिर्फ अपने यांत्रिकी के बारे में सोचा होगा, तब तक एडवांस सिविलाइजेशन ने हकीकत में एक बना भी लिया होगा। दूसरी बार टैबी तारे की डिप्स, जिसका नाम नासा के इस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, उन्होंने पाया कि ये अनियमित लग सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर उसमें कोई मैसेज इनकोड किया हो? क्या हो अगर वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हो? टैबी बॉयजन के एक सहयोगी जेसन राइट ने कहा कि ये डिप्स इतने अजीब है कि सिर्फ एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही तारे के चारों ओर घूम रहा हो, ऐसा समझा जा सकता है। चारों ओर घूम रहे इन थ्योरीज के चलते सोचिए एलियन स्टार के दिल में क्या चल रहा होगा। वही 1977 में रिकॉर्ड किए गए डेटा की समीक्षा करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप की मदद से पता लगाए गए एक मजबूत नैरो बैंड रेडियो सिग्नल की खोज की। ये सिग्नल कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस की दिशा से आते महसूस हुए, जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के प्रत्याशित लक्षण थे। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर जेरी आर एमन, जिन्होंने इसे खोजा, वो इसके नतीजे से इतने खुश हुए कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर सिग्नल की इंटेंसिटी की रीडिंग को सर्कल किया और इसके बाद बगल में कमेंट लिखा, वाव, जो घटना के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाम की ओर इशारा करता है। ये पूरा सिग्नल सीक्वेंस करीब 72 सेकंड तक चला। इस दौरान बिग ईयर इसे ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन बाद में कई कोशिशों के बावजूद इसका पता नहीं चला। नेचुरल और मानव निर्मित सोर्सेस के साथ उत्सर्जन होने की कई धारणाओं को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी सिग्नल को सही तरीके से नहीं समझ पाया। वाव सिग्नल ये अब तक के खोजे गए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो ट्रांसमिशन में से सबसे मजबूत दावेदार बना। इसके बाद हमने कई अनगिनत रेडियो सिग्नल्स को खोजा जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। इनमें से एक प्रोक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन से आया, जिसके बाद कई लोगों के दिल में ये उम्मीद जगी कि शायद एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि रेडियो वेव्स की वजह मानव निर्मित तकनीकी गड़बड़ी थी। और अब एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक की सबसे दूर की गैलेक्सी से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया है। कैप्चर किए रेडियो सिग्नल में 21 सेंटीमीटर लाइन के वेवलेंथ पाए गए, जिसका खुलासा मॉन्ट्रियल और इंडिया के रिसर्चर्स द्वारा किया गया। ये सिग्नल बेहद दूर की गैलेक्सी SDSS-J 0826 + 5630 से आए हैं, जिससे रिसर्चर्स को शुरुआती यूनिवर्स में जाकर देखने में मदद मिल सकती है। इंडिया में सिग्नल का पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया।
ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी दूर से इस तरह के सिग्नल को डिटेक्ट किया गया। प्रोफेसर मैट डॉब्स के सुपरविजन के तहत मैकगिल यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर अर्नब चक्रवर्ती का कहना है कि ये गैलेक्सी अलग तरह के रेडियो सिग्नल्स को उत्सर्जित करती है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक इस खास तरह के सिग्नल को सिर्फ पास की गैलेक्सी से कैप्चर करना ही मुमकिन था, जो हमारे ज्ञान को सिर्फ पृथ्वी के पास की गैलेक्सीज तक ही सीमित करता है। उन्होंने ये भी बताया कि शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस से मंद सिग्नल को पकड़ने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम के एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना का इस्तेमाल किया। वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये शब्द एल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है, जो ये बताता है कि पास की चीज जब दूर की वस्तु के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करती है, तब असल में ग्रेविटी दूर की बैकग्राउंड गैलेक्सीज की रोशनी को मोड़ती और बड़ा करती है। चक्रवर्ती ने आगे कहा, इससे हमें पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर पर मौजूद गैलेक्सीज की कंपोजिशन को समझने में मदद मिलेगी। स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा कि वे दूर की गैलेक्सी के गैस सामग्री के परमाणु द्रव्यमान को ऑब्जर्व करने में सक्षम थे, और जो उन्होंने पाया वो ये था कि ये खास गैलेक्सी हमें दिखने वाले तारों के द्रव्यमान से करीब दुगुनी है। टीम ने कहा कि पता चले कि सिग्नल दूर की गैलेक्सी से निकला था जब ब्रह्मांड सिर्फ 4.9 अरब साल पुराना था। मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक प्रेस रिलीज में इसे बताया गया कि इसने शोधकर्ताओं को शुरुआती ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक देखने का मौका दिया। चक्रवर्ती ने बताया कि ये 8.8 अरब साल के वक्त में पीछे देखने के बराबर है। शोधकर्ताओं को शुरुआती ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने के लिए मौजूदा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग भविष्य में करने की उम्मीद है। वेब शुरुआती ब्रह्मांड को देख रहा है और रेडियो टेलीस्कोप्स पुराने रेडियो सिग्नल्स का पता लगा रहा है, यानी ऐसे में हम पहले से कहीं ज्यादा बिग बैंग के करीब है। वाकई ये साइंस के लिए एक रोमांचक वक्त है और जिसका भविष्य उम्मीद से भरा।